Hello students, today topic +1 geography ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इंडिया का जो अपवाह तंत्र है जिसके थ्रू इंडियन रिवर्स फ्लो होती हैं अपने वाटर को एक स्पेसिफिक रीजन से फ्लो करके और अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी के अंदर डिस्चार्ज करती है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो डिस्चार्ज करती हैं, कल हमने पढ़ा था इनको। इनके ड्रेनेज बेसिन के बेस के ऊपर जो मेजर रिवर थी, मीडियम रिवर थी और माइनर रिवर्स थी, उनके बारे में पढ़ा था। इनके ओरिजिनेट बेस के ऊपर पढ़ा था, इनके डिस्चार्ज बेस पर पढ़ा था कि कहाँ से ये उत्पन्न होती हैं। तो हिमालय माउंटेन और पेनिनसुलर प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती हैं। इनके बेसिन के साइज के बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया था और उसके बाद जो थी ये कहाँ पर डिस्चार्ज होती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, इस बेस पर इनको डिवाइड किया था। इसके बाद आज जो है कि हमारे ड्रेन सिस्टम को हमने जो टू पार्ट्स के अंदर ओरिजिनेट बेस पर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, उनमें एक एक को अच्छे से उनकी मेन करैक्टरिस्टिक्स, उन रिवर्स की और अदर्स जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। इंडियन ड्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर्स। इसके अंदर हमारे भारत के अंदर छोटी और बड़ी लगभग 10,000 के आसपास जो नदियां हैं वो फ्लो होती हैं। इट इज़ द आउटकम्स ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट एंड द नेचर ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रेसिपिटेशंस। उनके फिजियोग्राफिकल जो यूनिट्स हैं, उनके नेचर्स हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनके लक्षण जो हैं, इस आधार के ऊपर इनको हम हिमालय माउंटेन रिवर्स और पेनिनसुलर माउंटेन रिवर्स के रूप में डिवाइड करते हैं। भारत के तीन जो फिजियोग्राफिकल डिविजन्स के अंदर, मेन डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया था, उसी की जो प्रकृति है और उसके लक्षण हैं, उनके आधार पर इनको हम डिवाइड करते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय का जो अपवाह तंत्र है, मीन्स हिमालय माउंटेन से निकलने वाली जो हमारी रिवर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से रिवर्स हैं वो हमारे इंक्लूड्स होती हैं और हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स होती हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनको 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। हिमालय ड्रेन सिस्टम की एक्सप्लेन द 5 मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालय ड्रेन सिस्टम। तो ये आपको इसमें पढ़ रहे हैं, इनमें 5 पॉइंट बना करके आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करना है। द हिमालयन ड्रेन सिस्टम्स हैज़ इवॉल्व थ्रू ए लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। एक लंबे भूगर्भिक इतिहास के दौरान जो हिमालय की नदियाँ विकसित हुई हैं उनका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। इट मेनली इंक्लूड द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। इसमें मेन जो 3 रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। सिंस दीज आर फीड बोथ बाई मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशंस। जिसके अंदर जो वाटर रिसीव होता है वो आइस मेल्टिंग के थ्रू, जो स्नो मेल्ट होती है जो हमारे हिमालय माउंटेन्स की हाई माउंटेन पीक्स हैं उनके ऊपर, और प्रेसिपिटेशंस और टाइम टू टाइम जो रेनफॉल्स होती है उसके थ्रू इनको जो है वो वाटर रिसीव होता रहता है। प्रेसिपिटेशंस रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर पेरिनियल। इसलिए इन नदियों को हम पेरिनियल रिवर्स के नाम से जानते हैं। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो वूल ईयर्स इनमें वाटर जो है वो अवेलेबल रहता है। पेरिनियल रिवर्स की जो डेफिनेशन है, ए रिवर विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर एंड आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट और पेरिनियल रिवर। वो रिवर जिनमें पूरे साल भर जो है वो जल प्रवाहित होता रहता है और इसको हम स्थायी या पेरिनियल रिवर्स के नाम से जानते हैं। दे डू नॉट गेट ड्राई अप। ये कभी भी जो है वो ड्राई नहीं होती है, सूखती
नहीं है। दीज रिवर पास थ्रू द जाइंट गॉर्ज कर्व्ड आउट बाय द इरेजनल एक्टिविटीज कैरिड ऑन साइम्यूटेंसली। साइम्यूटेंसली जो होता है एक साथ बहने वाली, साइमल्टेनियसली एक साथ जो लेकर के चलती हैं, विद द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयस। जो हिमालय की उत्पत्ति हुई उसके साथ साथ ही अपर्दन क्रिया भी शुरू हुई। तो इसमें दिया गया है दीज रिवर पास थ्रू द जाइंट गार्ज। ये गहरे गहरे जो गड्ढे होते हैं, महाखंड होते हैं, गार्ज होते हैं, उनमें से ये गुजरती है। कर्व्ड आउट बाय द रीजनल एक्टिविटीज कैरिड ऑफ साइमल्टेनियसली विद द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय। ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लो और इसको अच्छे से आपको समझना है कि हिमालय के उत्थान के साथ साथ इसमें अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई, उत्थान हुआ, उसके साथ साथ ही इसके अंदर इरेजनल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई थी। और उन इरेजनल एक्टिविटी से जाइंट गार्ज का फॉर्मेशन हुआ था, गहरे गड्ढों का निर्माण हुआ था। इन गहरे गड्ढों में से ये नदियाँ प्रवाहित होकर के बहती हैं। बिसाइड डीप गार्ज दीज रिवर आल्सो फ्रॉम वी शेप्ड वैली रैपिड वाटरफॉल इन द माउंटेनियस कोर्स। ये जो नदियां हैं ये गहरे महागड्ढों के अतिरिक्त वी आकार की जो घाटियां हैं, रैपिड्स जो छिपरिकाएँ हैं, वाटरफॉल्स जो हैं, ये बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। वाइल एंटरिंग द प्लेन दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स लाइक फ्लैट वैली, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, बैरिड चैनल एंड डेल्टा नियर द रिवर माउथ। लेकिन जैसे ही ये अपने प्लेन एरिया के अंदर एंट्री करती है, मीन्स माउंटेन एरिया को लेफ़्ट करके और प्लेन एरिया के अंदर जब ये एंट्री करती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ करके मैदानी भागों में जब प्रवेश करती हैं, तो इनमें रीजनल एक्टिविटी के साथ साथ डिपोजिशनल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये अपने साथ जो लाया हुआ सेडिमेंट है, पीबल्स हैं, अदर्स जो सेडिमेंट्स हैं, उनको ये डिपॉजिट करना स्टार्ट करती हैं और उस डिपोजिशन से डिफरेंट टाइप्स की जो लैंड फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशंस होता है। जैसे कि इसके अंदर ऑक्सबो लेक पीछे भी आपको कई बार बताया था। फ्लड प्लेन एरिया जो बाढ़ के मैदान होते हैं, जिससे रिवर्स के बोथ साइड्स के अंदर फ्लड वाटर एंट्री करके वहाँ पर न्यू एलिवेल सॉइल्स को डिपॉजिट करता है। बैरिड चैनल्स, जो आप लोगों को बैरिड चैनल्स हैं वो भी बताए थे कि रिवर्स के बीच के अंदर सैंड ड्यून्स वगैरह बन जाते हैं। जैसे कि ये रिवर्स है और इसके बीच के अंदर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, तो ये बैरिड चैनल्स वगैरह बन जाते हैं। और जैसे ही रिवर है वो अपने वाटर को डिस्चार्ज ओशियंस के अंदर या किसी बे के अंदर या किसी लेक के अंदर करती है, तो उसका सेडिमेंट उसके बैंक के ऊपर डिपॉजिट होकर के वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस प्रकार से ये डेल्टा वगैरह का फॉर्मेशन भी करती हैं। इन द हिमालयन रिज द कोर्स ऑफ दिस रिवर इज हाईली टॉर्टेस मीन्स होती है टेढ़ी मेढ़ी होकर के। हिमालय के रिवर जो प्लेन एरिया में फ्लो होती हैं वो सारी टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती हैं, मीन्स मेंडर्स बनाती हुई, घुमाव के रूप में वो चलती है। बट ओवर द प्लेन दे डिस्प्ले ए स्ट्रॉन्ग मेंडरिंग्स टेंडेंसी एंड शिफ्ट देयर कोर्स फ्रीक्वेंटली। लेकिन जैसे ही प्लेन एरिया में चलती हैं तो ये मेंडर मीन्स टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती हैं, घुमावदार रूप में होती हैं। जैसे कि उस दिन भी बताया था मैंने, मेंडरिंग्स मीन्स रिवर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती है। स्नैक टाइप के अंदर रिवर्स का कोर्स हो जाता है तो उसको हम मेंडर का नाम देते हैं। मेंडरिंग टेंडेंसी शिफ्ट देयर कोर्स फ्रीक्वेंटली, और अपने कोर्स को ये फ्रीक्वेंटली तेज़ी से चेंज कर लेते हैं क्योंकि इनके बीच के अंदर सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है, जिससे जो रिवर्स का बेसिन एरिया है वो क्लोज हो जाता है और रिवर्स है वो अदर साइड्स के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो फेमस रिवर है उसमें सबसे पहले आती है रिवर कोसी, ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। बिहार कोसी नदी को हम बिहार का सोरो कहते हैं, शोक के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये नदी जो है वो फ्रीक्वेंटली अपने कोर्स को चेंज कर लेती है। ही हैज़ बीन नोटेरियस फॉर
फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट कोर्स, कि ये अपने कोर्स चेंज करने में नोटोरियस मीन्स कुख्यात है, नोटोरियस कुख्यात होना। द कोसी ब्रिंग हैज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इट्स अपर रिच एंड डिपॉजिट इट इन द प्लेन। कोसी रिवर जो हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से ये लार्ज स्केल्स के अंदर सेडिमेंट्स फ्लो करके लेकर के आती है, और जैसे ये प्लेन एरिया के अंदर आती है तो वहाँ पर इसको डिपॉजिट कर देती है। इसलिए इसका कोसी रिवर्स का जो बेसिन एरिया होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये न्यू रास्ता जो है वो सर्च कर लेती है, नया रास्ता खोज लेती है। द कोर्स गेट ब्लॉक्ड, जिससे उसका कोर्स जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। एंड कंसिक्वेंटली द रिवर चेंज इट कोर्स, और नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि कोसी रिवर अपने कोर्स चेंज करने में क्यों फेमस है। दूसरा आता है, वाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सच हेज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द अपर रिच। जब ऊपर कोर्स से कोसी नदी निकलती है तो वो अपने साथ बड़े पैमाने पर सेडिमेंट बहा करके क्यों लाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर ये पूछ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, वाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सच हेज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द अपर रिच। जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो ये बड़े पैमाने पर सेडिमेंट क्यों बहा करके लाती है। तो इसका जो आंसर है वो लिखना है, वो नोट कर लो आप। रिवर कोसी ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ हिमालय, रिवर कोसी ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ हिमालय विच इज comparatively younger than other part. As a result of that, it erodes more sediment. Erodes means eroded करना, ERODES, more sediment than other rivers. इसमें क्या कहा गया है कि जिस क्षेत्र से आपकी कोसी रिवर ओरिजिनेट होती है वो हिमालय का यंगर पार्ट है अदर पार्ट के कंपैरिजन में, दूसरे पार्टों की तुलना में ये युवा अवस्था के अंदर है। इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर सेडिमेंट का इरोजन्स होता है, उसका अपरदन होता है। इट गेट्स स्टीपर स्लोप, और ये स्टीपर स्लोप तेज स्लोप क्षेत्र में से क्रॉस होती है। स्लोप इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर विच इंक्रीज इट्स सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी बाई इंक्रीजिंग रिवर वेलोसिटी। रिवर में तेज बहाव के कारण से इसकी सेडिमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जो है और इसके ओरिजिनल कैपेसिटी है वो लार्ज है, जिसके कारण से ये अपने साथ लार्ज स्केल्स के अंदर जो है सेडिमेंट फ्लो करके लाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, यहाँ पर ध्यान देखना। डू यू थिंक दैट डिस्चार्ज ऑफ द वाटर in the river is general and the कोसी is particular remain the same, so does fluctuates। इसमें कह रहा है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इन द रिवर इन जनरल एंड द कोसी इज पर्टिकुलर रिमेन द सेम और डज द फ्लक्चुएट। कह रहा है इसमें क्या आप सोचते हैं कि सामान्य नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल के बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है। तो इसमें दिया गया है कि अदर रिवर के कंपैरिजन में कोसी के अंदर वाटर वॉल्यूम जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कम और ज़्यादा होता रहता है। ड्राई सीजन्स के अंदर कोसी रिवर्स के वाटर के अंदर जो है वो कमी आ जाती है, जबकि इसमें रेनी सीजन्स के अंदर वाटर है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से भी इसमें फ्लड्स और सेडिमेंट जो है वो सडनली हो इंक्रीज हो जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है व्हेन डज द रिवर कोर्स रिसीव मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। नदी के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर कब रिसीव होता है। तो इसमें रेनी सीजन्स के अंदर या फिर जब समर सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हिमालय माउंटेन के रिवर्स में
वाटर फास्टली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि समर सीजन में आइस जो होती है वो फास्टली मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा रेनी सीजन्स के अंदर प्रेसिपिटेशन से इनमें वाटर जो है वो रिसीव हो जाता है। जबकि विंटर सीजन्स के अंदर आइस जो है वो मेल्ट स्लो होती है, जिसके कारण से विंटर सीजन में इनमें वाटर मिनिमम हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग। फ्लड के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो फ्लड के होते हैं उसमें क्या आता है कि एवरी ईयर न्यू सेडिमेंट सोइल्स का डिपोजिशंस होता है, जिससे एग्रीकल्चर्स के लिए न्यू न्यूट्रेंट सोइल्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जिससे हमारे इंटेंसिव एग्रीकल्चर्स के लिए ये फेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट जो होते हैं फ्लड के, तो उससे जो हमारे सेटलमेंट्स हैं डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, हमारी जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाती हैं, और हमारे जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम रोड और रेलवे जो हैं वो हमारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिससे हमारे जो इकोनॉमी होती है, रूरल इकोनॉमी होती है, उस पर बैड इफ़ेक्ट होता है। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर क्या होता है कि न्यू एलिवेल और न्यूट्रेंट्स जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर्स के लिए ये फेवरेबल होती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था खादर रीजन, तो वो खादर रीजन इसी न्यू एलिवेल सॉइल का बना हुआ है। नेगेटिव इफेक्ट ये आपको अभी बताए ही हैं। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे फ्लड का इफेक्ट होते हैं। 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इन तीनों चारों क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एवोल्यूशन ऑफ द हिमालय रेंज। हिमालय पर्वत के अपवाह तंत्र का विकास होना, ये तेज़ी से किस प्रकार से विकसित हुई है। तो इसमें कौन कौन सी जो रिवर्स हैं और इनको हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देयर आर डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द हिमालय रिवर। हिमालय नदियों के विकास के बारे में बहुत सारे ओपिनियन हैं और उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। यानी कि जो हिमालय पर्वत की नदियों के विकास के बारे में जो मतभेद पाए जाते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। हाउएवर जियोलॉजिस्ट बिलीव, जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं, दैट द माइटली रिवर कॉल्ड शिवालिक और इंडो ब्रह्मा ट्रांसवर्स्ड इन एंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द हिमालय फ्रॉम आसाम टू पंजाब। ऐसी रिवर के बारे में आपने नहीं सुना होगा अभी तक, और सुना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रिवर फ्लो होती थी जो हमारे हिमालय माउंटेन के टाइम पीरियड के अंदर, मीन्स मायोसिन टाइम पीरियड में फ़्लो होती थी। ये मायोसिन पीरियड जो है वो हमारा 5 to 24 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड था। 5 से 24 मिलियन ईयर्स एगो जो हमारा टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर हिमालय माउंटेन्स ओरिजिनेट की जो फर्स्ट स्टेज थी उसके अंदर था। यानी हिमालय पर्वत अपनी विकास की प्रथम अवस्था के अंदर था। उस टाइम पीरियड के अंदर एक आसाम से रिवर फ्लो होती थी और वेस्ट की ओर फ्लो होकर के पंजाब के सिंध रीजन्स के अंदर वो गल्फ़ ऑफ सिंध के अंदर मिक्स हो जाती थी, जहाँ गल्फ़ ऑफ सिंध जो है उस जगह पर आज आपका थार डेजर्ट है। तो उस जगह पर जाकर के ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती थी, जिसको हम इंडो ब्रह्मा रिवर के नाम से जानते हैं, हिंद ब्रह्मा रिवर के नाम से जानते हैं। इस रिवर के बारे में मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि मैप में एक बार दिखाऊंगा मैं आपको। मैप में देखिए असम का ये रीजन है। इस रीजन से ये जो शिवालिक रेंज है हमारी सबसे लोअर रेंज थी माउंटेन की, इस रिवर के पैरेलल क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था, तो इसके पैरेलल मीन्स इसके साथ साथ जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से ये फ़्लो होती थी और इधर जा कर के ये पंजाब के सिंध रीजन्स के अंदर यहाँ पर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती थी, जो आज ये पूरा सिंध रीजन्स है जो डेजर्ट पार्ट के अंदर आता है। इसके अंदर ये अपने वाटर को सिंध गल्फ़ के अंदर डिस्चार्ज करती थी। तो इस रिवर को हम नाम देते हैं इंडो ब्रह्मा रिवर, इंडो ब्रह्मा रिवर। लेकिन जैसे जैसे हिमालय माउंटेन
जो है वो अपलिफ्ट हुआ, ऊपर उठा, तो ये रिवर्स है वो 3 रिवर्स के अंदर, 3 रिवर्स के अंदर डिवाइड हो गई। इसके अंदर ये तो इंडस हो गई, इधर जो है वो आपकी गंगा हो गई, और इधर से ये असम के अंदर से ब्रह्मपुत्र हो गई। इस प्रकार से 3 रिवर्स के अंदर डिवाइड हुई। इसको हम डी आर खुल्लर के अंदर और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास डी आर खुल्लर बुक है तो उसके अंदर इसको पढ़ें। आसाम टू पंजाब ऑनवर्ड टू द सिंध, फाइनली डिस्चार्ज इनटू द गल्फ ऑफ सिंध, जो गल्फ ऑफ सिंध के अंदर गिरती थी। नियर लोअर पंजाब ड्यूरिंग द माइसिन पीरियड सम 5 to 24 मिलियन ईयर्स एगो, ये लगभग जो थी वो 5 से 24 मिलियन वर्ष पहले की कंडीशंस के बारे में बताया गया। जो हमारी बुक है उसके अंदर ये टाइम की टेबल दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर दिया गया। द रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ द शिवालिक एंड इट्स लैकास्ट्राइन ओरिजन्स। लैकास्ट्राइन मीन्स होता है झीलों का समूह, जहाँ सरोवर वगैरह होते हैं। शिवालिक इट्स द लैकास्ट्राइन्स ओरिजिन एंड एल्यूवियल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, बाउल्डर एंड conglomerates support this viewpoint। जो इंडो और ब्रह्मा रिवर्स है, इसके एविडेंस के लिए जो हमारे इस रीजन्स के अंदर जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, सिल्ट के पार्टिकल्स हैं जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, क्ले जो चिकनी मिट्टी वगैरह होती है, बाउल्डर से जो गोल गोल पत्थर होते हैं, और जो रोड़े का कंकड़ पत्थर बजरी जो होती हैं जिसको कॉन्ग्लोमरेट्स कहते हैं, ये सारे जो हैं वो इस रिवर के एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, जो ये पुष्टि करते हैं कि कभी इस रीजन्स के अंदर जो है रिवर फ्लो होती थी। नेक्स्ट आता है इसमें, इट इज़ ओपन दैट in due course of the time Indo-Brahma river is dismembered into the 3 main drainage system, the Indus and its 5 tributary in the western part। इंडस और इसकी जो 5 मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हैं। द गंगा एंड इट्स हिमालय ट्रिब्यूटरी, गंगा और उससे निकलने वाली जो हिमालय नदियां हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम एंड इट्स हिमालय ट्रिब्यूटरी इन द ईस्टर्न पार्ट, जो ईस्टर्न इंडिया है इसमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो असम से ट्रिब्यूटरी रिवर्स इसमें मिक्स होती हैं, वो ये 3 पार्ट्स हैं जिसको हम इंडो ब्रह्मा रिवर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। The dismemberment was probably due to the Pleistocene upheaval in the western Himalaya, including the uplift of विशाल नदियों के इस तरह संभवतः प्लेस्टोसीन काल के अंदर हिमालय के पश्चिम भाग के अंदर द अपलिफ्ट ऑफ द पोटवार प्लेटू, जो दिल्ली की पहाड़ियाँ हैं और उसके आसपास का जो हाईलैंड एरिया है जिसको वाटर डिवाइड एरिया का नाम दिया गया था, कल भी बताया था आपको। पोटवार प्लेटू दिल्ली रिज विच एक्टेड एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम में जो दिल्ली का हाईलैंड एरिया है, जो वाटर डिवाइड एरिया है, वो इनके वाटर को डिवाइड करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार से द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप एरिया बिटवीन द राजमहल हिल एंड द मेघालय प्लेटू ड्यूरिंग द मिड प्लास्टोसियन प्लेस्टोसियन पीरियड्स। प्लास्टोसियन पीरियड के मध्य क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के बीच में जो मालदा गैप आता है, ये जो है वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के वाटर को डिवाइड कर देता है। मालदा प्लेटू
ड्यूरिंग द मिड प्लेस्टोसियन पीरियड्स डाइवर्ट द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम टू फ्लो टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल को बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित करने के लिए मालदा गैप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें मैप में देखिए कि आपका जो है वो मालदा फॉल्ट कहाँ आता है और जो दूसरा है आपका वो किस रीजन्स के अंदर आता है। तो इसमें आप देखिए मैप में हम बता रहे थे द मालदा गैप आर बिटवीन द राजमहल हिल एंड मेघालय प्लेटू। ये गारो, खासी, जयंतियाँ ये आपका मेघालय प्लेटू है। ये पूरा जो राजमहल हिल्स वगैरह आ जाती है ये आपका मालदा फॉल्ट आ जाता है, मालदा फॉल्ट। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर जो है ये मालदा फॉल्ट आ जाता है। इधर जो है वो आपके राजमहल की हिल्स आ जाती हैं। तो ये हाईलैंड एरिया प्लेटू एरिया होगा, ये हाईलैंड प्लेटू होगा और ये जो बीच के अंदर आपका एक गैप हो गया। तो इस गैप में इधर से जो है आपकी गंगा रिवर्स आकर के और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आकर के इसको बे ऑफ बंगाल की ओर टर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका लिए ये उपयोगी होती है, जिसके कारण से इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर्स के वाटर को ये बे ऑफ बंगाल के अंदर एंट्री करवाती है। इसके बाद आगे देखिए द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालय ड्रेन्स। हिमालय ड्रेन सिस्टम जो है उसके अपवाह और उससे बहने वाली जो नदियाँ, द हिमालय ड्रेन्स कंसिस्ट द सेवरल रिवर सिस्टम बट द फॉलोइंग आर द मेजर रिवर सिस्टम। जिसमें मेन जो हैं वो हम पढ़ते हैं। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, ये आप जो है एनसीईआरटी की बुक और मैप दोनों लेकर के पढ़ें, जिसमें जहाँ जहाँ पर मैं पेन का टिक करूँ या बताऊँ उन पॉइंट पर उनके नाम नोट कर लें और उनको अंडरस्टैंडिंग करें अच्छे से कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पर जो आती है, कहाँ पर ये डिस्चार्ज होती हैं। तो इन सब को ये आप मैप की हेल्प से पढ़ेंगे। विदाउट मैप जो है वो रिवर्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको रटने से नहीं आता, इसको मैप में समझने से ये अच्छे से क्लियर होते। तो मैप में ध्यान से देखते रहें और इनको नोट करते रहें। बुक में देखिए इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडस रिवर है ये हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन के अंदर काउंट की जाती है, जिसका टोटल जो बेसिन एरिया है वो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है, जिसमें इंडिया के अंदर जो आता है वो 3,21,289 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर जो है आता है। इसकी टोटल लेंथ जो है जहाँ से ये निकलती है और जहाँ अपने वाटर को ये डिस्चार्ज करती है उस दोनों के में ये बोखुरचू से निकलती है और अपने वाटर को अरेबियन सी के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री करती है, डिस्चार्ज करती है। तो वहाँ 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है जो इंडिया के अंदर फ़्लो होती है, जो यहाँ इंडिया के अंदर जम्मू और कश्मीर के अंदर ये एंट्री करती है और इधर जो है दर्दिस्तान के अंदर जो है ये पाकिस्तान में एंट्री करती है। तो दर्दिस्तान के जो चिलास जगह है वहाँ तक ये इंडिया के अंदर फ़्लो होती है, वो 1114 किलोमीटर मीन्स 1114 किलोमीटर ये फ़्लो होती है। द इंडस ऑल्सो नोन एज द सिंध। इंडस को जो है वो हम सिंध नदी के नाम से भी जानते हैं। इट वाज वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर हिमालय की सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, यानी सबसे पश्चिम के अंदर ये बहने वाली नदी है। मीन्स इंडिया की वेस्टर्न जो रिवर है ये यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये सिंध जो है या सिंधु जो है ये इसके नाम से जानती है। द ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर बोखुरचू। ये बोखुरचू ग्लेशियर तिब्बत के अंदर बोखुरचू ग्लेशियर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, जिसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ध्यान रखना है। ये 1 मार्क्स के अंदर से पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 31 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ जो है वो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और 81 डिग्री 40 मिनट 81 डिग्री 40 मिनट ये जो है ये इसका क्या आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इधर से हम पढ़ रहे थे
3150 मिनट, 3150 मिनट ये आ जाता है इधर से आ जाता है 81 डिग्री 40 मिनट। तो ये आ जाता है आपका बोखुरचू ग्लेशियर, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इन द तिब्बत रीजन एट एन एल्टीट्यूड, जो इसकी ओशियंस से हाइट है वो है 4164 मीटर। जो ओशियन सरफेस से 4164 मीटर की हाइट पर कैलाश माउंटेन रेंज से ये ओरिजिनेट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन तिब्बत इट इज़ नोन एज सिंगी खम्बानी, सिंगी खम्बानी रीजन्स के नाम से तिब्बत के अंदर जो बोखुरचू है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इसको सिंगी खम्बानी के नाम से या लॉयंस माउथ के नाम से, शेर मुख के नाम से जानते हैं। आफ्टर फ्लोइंग द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ ऊपर की तरफ और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस के अंदर ये फ्लो करती है। डायरेक्शंस बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंज, जो ये लद्दाख रेंज आ जाती है माउंटेन रेंज, और उसके बाद जास्कर रेंज, दोनों के बीच में से ये क्रॉस होकर चलती है। इट पास थ्रू द लद्दाख एंड बालिस्तान, बालिस्तान और लद्दाख को ये पास करती है। इट कट क्रॉस द लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज को ये कई बार जो है वो इरेडिट करके इसमें गार्ज वगैरह का फॉर्मेशंस करती है। फॉर्मिंग ए स्पेक्टिकुलर गार्ज नियर गिलगित, गिलगित के पास जो है वो एक बहुत ही सुंदर गार्ज का निर्माण करती है। इन जम्मू एंड कश्मीर इट एंटर इनटू द पाकिस्तान नियर चिलास, चिलास के पास जो है ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा गिलगित के पास जो है एक स्पेक्टिकुलर जो गार्ज का फॉर्मेशंस करती है वो आपको ध्यान में रखना है। ये गिलगित के पास जो है वो स्पेक्टिकुलर गार्ज, और चिलास के पास ये पाकिस्तान के अंदर दर्दिस्तान में एंट्री कर जाती है, जो पाकिस्तान का पार्ट है दर्दिस्तान उसमें एंट्री कर जाती है। द इंडस रिवर्स इन नंबर ऑफ हिमालय ट्यूबिटरी, इंडस रिवर्स के अंदर बहुत सारी जो है वो ट्यूबिटरी रिवर्स निकलती हैं, जिसके अंदर इसमें शयोक, गिलगित, जास्कर, हुजा, नुब्रा, शिगरा, द्रास आदि जो हैं वो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। इसके अंदर काबुल की तरफ से एक रिवर्स आती है जो अटक माउंटेन रेंज से, हिल से निकलती है, वो भी इसकी राइट बैंक की जो है वो ट्यूबिटरी रिवर्स है। द अदर इम्पोर्टेंट ट्यूबिटरी ज्वाइन द राइट बैंक इन इंडस इन खुर्राम, जो पाकिस्तान से आती हैं, खुर्राम, तोची, गोमला, विभू, शिकार, जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर एंट्री करने वाली रिवर्स हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जो राइट बैंक से आती है मीन्स इसके नॉर्थ साइड से आती है। दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान माउंटेन रेंज, जो सुलेमान माउंटेन रेंज है, इन सुलेमान माउंटेन रेंज से निकल करके इसके अंदर एंट्री करती। द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंचनद, जैसे ही नदी जो है वो साउथ की ओर मूव करती है, यहाँ से ये साउथ की ओर मूव करती है, तो इसमें 5 नदियाँ जो है वो आकर के मिलती है पंजाब के मिठानकोट के पास यहाँ पर। द पंचनद इज नेम गिवन द 5 रिवर ऑफ पंजाब, इसलिए इस पूरे रीजन्स को जिसमें 5 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें इंडिया का भी ये पार्ट आ जाता है और पाकिस्तान का भी, इसको पंजाब के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें 5 नदियाँ फ्लो होती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 5 नदियाँ हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। तो इसमें द नेमली सतलुज, द ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इट फाइनली डिस्चार्ज, ये लास्ट में जाकर के अपने वाटर को अरेबियन सी के अंदर कराची, पाकिस्तान के पास सी पोर्ट बनाती है, कराची सी पोर्ट, वहाँ पर अपने वाटर को जाकर के ये डिस्चार्ज कर देती है इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। द इंडस फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, इंडस रिवर इंडिया के केवल जम्मू और कश्मीर रीजन से ही फ्लो होती है, उसी में से क्रॉस होती है। उनमें से भी आधा पार्ट जो है वो पाक ऑक्यूपाइड एरिया और कुछ पार्ट जो है वो चाइना ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर आ जाता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट आपकी इंडस रिवर, इसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आप 5 या 6 पॉइंट के अंदर नोट करें। मेन जो आपको लर्न रखना है इसको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर, वो इसका ओरिजिनेट प्लेस, इंडिया के अंदर एंट्री कौन कौन सी माउंटेन रेंज के बीच में करती है, स्पेक्टिकुलर गार्ज कहाँ पर बनता है,
पाकिस्तान में एंट्री कहाँ पर करती है, इसके अंदर जो है वो जो हमारी पंचनद रिवर है वो कहाँ पर आकर के इसमें मिलती है और कहाँ जा कर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, टोटल जो लेंथ है इसकी बेसिन एरिया है वो कितना है। ठीक है, ये बातें जो हैं वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपकी जो रिवर्स आती है वो आती है झेलम। झेलम जो है वो इंडस के साउथ के अंदर है, इसमें आप देख सकते हैं। ये आपकी जम्मू और कश्मीर के वेरीनाग रीजन से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ इंडिया के अंदर प्रवाहित होती है। और उसके बाद जो है झेलम नदी जो है वो जंग के पास जो है वो चिनाब नदी के अंदर जा कर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो इसमें हम देख रहे हैं, बुक में आप देखें पेज नंबर 25 के ऊपर, द झेलम इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस राइज फ्रॉम द स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड at the foothill of पीर पंजाल in the south eastern part of valley of कश्मीर। कश्मीर के साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर पीर पंजाल माउंटेन रेंज के फुट हिल्स में से जो वेरीनाग स्प्रिंग है, वेरीनाग एक झरना है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। इट फ्लो थ्रू द श्रीनगर, उसके बाद ये श्रीनगर के अंदर एंट्री करती है एंड द वुलर लेक, और उसके वुलर झील के पास ये जाती है, ये आपकी वुलर लेक है। बिफोर एंट्रिंग द पाकिस्तान थ्रू ए डीप गार्ज नैरो गार्ज, जब ये पाकिस्तान में एंट्री करती है तो यहाँ पर गहरे गार्ज का फॉर्मेशंस करती है। इट ज्वाइन चेनाब नियर जंग इन पाकिस्तान, और जंग पाकिस्तान के पास जाकर के चेनाब में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। तो ये भी आपको मैप में इसको फिलअप करना है। और इसके मेन पॉइंट जो हैं वो वेरीनाग पॉइंट्स हैं, दूसरा इसका जंग पॉइंट है, उसके बाद जो है वो इसके अंदर वुलर लेक का पॉइंट है, ये आपको इसमें लोकेटेड करने हैं। नेक्स्ट आती है आपकी चेनाब। चेनाब को देखिए, द चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो है वो कौन सी है, चेनाब। चेनाब की टोटल लेंथ जो है वो 1180 किलोमीटर है। बिफोर एंट्रिंग इनटू द पाकिस्तान, के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यानी कि भारत के अंदर ये इतनी बहती। ये जो रिवर है ये दो छोटे स्ट्रीम्स के अंदर से निकलती है, जिसमें एक को नाम देते हैं चंद्र और दूसरे को भागा का नाम देते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में फ्लो होते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो है वो तंडी के पास, दोनों चंद्र और भागा पार्ट हैं वो तंडी के पास आकर के एंड ज्वाइन हो जाते हैं, और वहाँ से चेनाब के नाम से इसको जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चेनाब के नाम से ना जान करके चंद्रभागा रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें बुक में देखें, द चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। इट फॉर्म बाय टू स्ट्रीम द चंद्रा एंड द भागा। चंद्रा और भागा दो हैं जो तंडी के पास आकर के मिलती हैं, विच ज्वाइन एट द टंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा, जहाँ पर ये आकर के मिलती हैं उसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। द रिवर फ्लो फ्रॉम 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग द इनटू द पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये इसमें आ जाती है। उसके बाद जो आपकी आती है रावी। रावी जो है वो चेनाब के साउथ के अंदर। रावी इज अनोदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट राइज वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आपकी रावी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट। ये चंबा वैली जो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी है उसके अंदर से प्रवाहित होती है। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइन द चेनाब नियर सराय सिद्धू। ये जो रावी रिवर्स चेनाब के अंदर एंट्री करती है, डिस्चार्ज करती है, तो उस जगह को सराय सिद्धू के नाम से जानते हैं। इट डायरेंट द एरिया लेइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल एंड द धौलाधार। ये पीर पंजाल और धौलाधार के साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में फ्लो होती है। इसके बाद आती है आपकी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है ये रावी के साउथ के अंदर आती है। तो इसमें देखें आप,
द ब्यास इज द अनोदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास है ब्यास कुंड, एक लेक है, उसमें से ये ओरिजिनेट होती। तो इसको इसमें ध्यान रखना है। ब्यास कुंड जो है वो लगभग सी लेवल से 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द रिवर फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली, कुल्लू की घाटी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है वहाँ से निकलती है। एंड फ्रॉम गार्ज एट कटई एंड लारगी, काटी और लारगी तो ये गार्ज का फॉर्मेशंस करती है इन द धौलाधार माउंटेन रेंज। धौलाधार जो माउंटेन रेंज है उसके अंदर ये काटी और लारगी दो गहरे गाज बनाती है। मीन्स धौलाधार माउंटेन रेंज को काट करके उसके फुट हिल से ये क्रॉस होती है। इट एंटर द पंजाब प्लेन वेयर इट मीट द सतलुज नियर हरिके। उसके बाद ये हरिके डैम के पास जो है वो सतलुज रिवर जो है उसके अंदर जो है एंट्री कर जाती है। यहाँ पर ये आती है और सतलुज के अंदर ये एंट्री कर जाती है। सतलुज के अंदर जब ये एंट्री करती है मिलती है तो वहाँ पर हरिके डैम का फॉर्मेशन होता है। कौन से डैम का फॉर्मेशन होता है? हरिके डैम। हरिके डैम के फॉर्मेशन जहाँ से होता है वहाँ से आपकी इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान के अंदर जाती है वो ओरिजिनेट होती है। उसके बाद जो है आपकी आ जाती है सतलुज रिवर। सतलुज ओरिजिनेट इन द राकसताल नियर मानसरोवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत। जो हमारी इंडस रिवर बोकुरचू ग्लेशियर थी उसके साउथ के अंदर जो है वो मानसरोवर लेक है, और मानसरोवर लेक के अंदर राकसताल लेक जो उसकी एक छोटी लेक है मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से जो है वो आपकी सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है जो समुद्र तल से 4555 मीटर की हाइट के ऊपर है। तिब्बत में जहाँ से आपकी सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है वहाँ पर इस रिवर को जो नाम से जानते हैं वो लांगचेन खंबाब के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि तिब्बत में सतलुज रिवर को किस नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लांगचेन खंबाब के नाम से इसको जानते हैं। बुक में देखें, द सतलुज ओरिजिनेट इन द राकसताल नियर मानसरोवर एट द एल्टीट्यूड 4550 मीटर इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज लांगचान खंबाब, लांगचेन खंबाब। इट फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। इंडिया में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक जो है वो इंडस के पैरेलल बहती है। इट कम्स आउट ऑफ द गार्ज ऑफ रोपड़। उसके बाद जो है ये रोपड़ में एक गार्ज का निर्माण करती है और वो इंडिया में एंट्री कर जाती है। इट पास थ्रू द शिपकिला ऑन द हिमालय रेंज एंड एंटर द पंजाब प्लेन। इसके बाद ये शिपकिला पास से हिमालय की माउंटेन के अंदर एंट्री करती है, रेंज के अंदर एंट्री करती है और पंजाब के प्लेन एरिया में पहुंच जाती है। इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट मीन्स होता है जो रिवर्स किसी पार्ट के फॉर्मेशन से पहले ही ओरिजिनेट हो रही होती है। मीन्स जो आपकी सतलुज रिवर है वो हिमालय माउंटेन के ओरिजिन से पहले ही यहाँ से फ्लोइंग हो रही थी, तो इसलिए इसको एंटीसीडेंट रिवर्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विच रिवर इज नोन एज एंटीसीडेंट रिवर्स। तो ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं किस नदी को हम एंटीसीडेंट रिवर के रूप में जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके सतलुज रिवर आती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट्स फीड द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं क्योंकि ये भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र को जल उपलब्ध कराती है। मीन्स भाखड़ा नांगल जो पंजाब और हरियाणा को वाटर सप्लाई करने वाली कैनाल है वो भाखड़ा नांगल यहाँ से ओरिजिनेट होती है। भाखड़ा नांगल
प्रोजेक्ट जो सतलुज रिवर पर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है, ये हम पढ़ते हैं द गंगा रिवर सिस्टम, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आज हमने पढ़ा है इंडस और इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें आपके सिंधु नदी और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके इम्पोर्टेंट तो यह आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट बना लेंगे इसके, और इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे।